नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। इसमें हमसे पूछा है कि कौन कौन से कार्य मॉडरेट्स के द्वारा किए गए थे, क्या कंट्रीब्यूशन थे मॉडरेट्स के। तो क्रिएट अ स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन, एक मजबूत राजनीतिक राय को सृजित करना, एजुकेट करना लोगों को और उनके फीलिंग्स को जगाना, पॉलिटिकल क्वेश्चंस यानी कि राजनीतिक मुद्दों पर एक स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना, नेशनल स्पिरिट को जो है कॉन्शियस करना और लोगों को एजुकेट करना मुद्दे के बारे में, और कैसे ब्रिटिशर्स या फिर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके सामने अपनी बात रखेंगे लोग, इसके लिए तैयार करना। क्या ऐसा किया था? यस, ऐसा किया था मॉडरेट्स ने, और मतलब कथित तौर पर किया था। परसुएड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन इंडिया ऑन द लाइन्स लेड आउट इन रशिया। तो जिस तरीके से रशिया में किया गया था रिफॉर्म्स, उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना होगा। इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट में सुधार लाने होंगे, इसके लिए कह सकते हैं मांग की थी मॉडरेट्स ने। तो दोनों ही सही हो जाएंगे यहाँ पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ 1 and 2। तो स्पेक्ट्रम बुक में जो मॉडरेट्स की मेथोडोलॉजी दी हुई है दो, उनमें ये दोनों आते हैं। इन दोनों की वर्डिंग्स आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले प्रे करेंगे और फिर अगर तब भी सरकार नहीं मानती है तो फिर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन करेंगे, जैसे कि रशिया में नेशनलिस्ट ने किया था, राष्ट्रवादियों में जैसे देखा गया था, ऐसा एगिटेशन रशिया में वैसा ही करेंगे मॉडरेट्स, ऐसा तय हुआ था अगर प्रेयर या पिटीशन उनकी ब्रिटिश सरकार नहीं मानती है तो। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट और अजर्शन पर आधारित है, मतलब अजर्शन और रीजन पर, अभिकथन और कारण। तो अभिकथन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मॉडरेट्स ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म द कॉलोनियल रूल टू बी एज क्लोज टू द नेशनल रूल एज पॉसिबल। मतलब कि साम्राज्यवादी शासन जो चल रहा था ब्रिटिश का, उसको किस तरीके से राष्ट्रवादी शासन या फिर राष्ट्र का शासन बनाया जाए, हर संभव प्रयास नरमपंथियों ने किया। मॉडरेट्स मतलब आपके नरमपंथी, और एक्सट्रीमिस्ट जहाँ पर लिखेंगे तो उनको आप चरमपंथी लिखेंगे। नरम और चरम ये जो वर्ड है यूज़ किए जाते हैं, बुक्स में दिए होते हैं। तो इस अभिकथन का रीज़न क्या दिया हुआ है कि मॉडरेट्स बिलीव करते थे कि पॉलिटिकल कनेक्शन जो है ब्रिटेन से वो इंडिया के हित में है, कि पॉलिटिकल कनेक्शन अगर मतलब हैं ही, ऑब्वियसली थे वहाँ पर, क्योंकि साम्राज्यवादी सरकार ही रूल कर रही थी इंडिया पर। तो जो पॉलिटिकल कनेक्शन था ब्रिटेन से वो कहीं ना कहीं भारत के हित में ही था, ऐसा मॉडरेट्स का मानना था। तो आपका ये वाला भी सही है, एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। ठीक है, कि मॉडरेट्स का मानना था कि वो एक ऐसा समय नहीं था कि हम ब्रिटिशर्स का विरोध करें, ठीक है, उनकी बात ना माने, उनकी बात मानने में ही फ़ायदा था, क्योंकि जो उस समय की राजनीतिक स्थितियां चल रही थी, पॉलिटिकल कनेक्शन ब्रिटेन के साथ होना जरूरी था भारतीय हितों में, ऐसा मॉडरेट्स का मानना था। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा कि ए और आर दोनों करेक्ट हैं, और आर जो है ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सृजित की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत, ये लिखा गया है यहाँ पर, जो कि रॉन्ग है। ये इससे पहले ही सृजित हो गई थी 1861 के एक्ट के तहत। हालांकि ये बहुत ढकोसला टाइप का माना गया था, क्योंकि वेल्दी, रिच और जमींदार लोगों को इसमें इन लोगों ने नामित किया था, और जो जनरली ब्रिटिशर्स का ही सपोर्ट करते थे, और लिटरली इसका कोई पावर नहीं था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और नॉमिनेटेड मेंबर्स का तो बिल्कुल नहीं। रास बिहारी बोस जो है ये नॉमिनेट किए गए थे असेंबली में, ये लिखा गया है, जो कि एक बार फिर से रॉन्ग हो जाता है। नाम मिलता जुलता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है रास बिहारी घोष, ये यहाँ पर नॉमिनेट किए गए थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। रास बिहारी बोस कभी नॉमिनेट नहीं हुए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों ही यहाँ पर नॉट करेक्ट हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर करेक्ट पूछा है तो हमसे यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम डी लगाएं, यानी कि दोनों ही नॉट करेक्ट हैं। यह आपको दिया हुआ है कि इंडियन काउंसिल एक्ट से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अस्तित्व में आया था, और 30 सालों में सिर्फ 42 इंडियन जो है इसमें नॉमिनेट हो पाए थे। ज़्यादातर वेल्दी और रिच लैंडलॉर्ड्स थे जिनके अपने इंटरेस्ट थे, और उन लोगों ने कुल मिलाकर के ब्रिटिश हितों के लिए ही काम किया था। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन नॉमिनेट हुए थे इंपॉर्टेंट फिगर, तो उनके नाम लिखे हुए हैं। रास बिहारी घोष हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान है लॉयलिस्ट ब्रिटिश के, और आपके वी.एन. मांडलिक हैं, N.K.L. नलकार, ये सब अपॉइंट हुए थे इन 30 सालों में। काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में एक और सवाल है, अब इसमें नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है, कौन सा होगा स्टेटमेंट यहाँ। उसमें ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड।
ठीक है। प्रतिनिधित्व का मामला यहाँ से आपको देखना शुरू हो जाता है, ठीक है। बजट जो है केवल इस पर डिस्कशन हो सकता था, वोटिंग नहीं, जबकि यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ वोटिंग हो सकती थी, डिस्कशन नहीं, उल्टा लिखा हुआ है, ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद है कि सप्लीमेंट्री जो थे वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, और जो ना ही उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सकता था, और उनके पूछे गए सवाल पर दिए गए आंसर को डिस्कस भी नहीं किया जा सकता था। ये गलत है, डिस्कशन वगैरह की पावर मिल चुके थे सप्लीमेंट्रीज को, ठीक है। एक्चुअली ये सही है, ठीक है। इसमें नॉट है ना, नॉट है, नॉट तो मतलब ये नहीं पूछे जा सकते थे। करेक्ट है कि ये जो सप्लीमेंट्री या नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, और ना ही जो है आंसर्स को डिस्कस कर सकते थे, ठीक है। ये भी सही है आपका, ये वाला सही है, ये सेकंड वाला रॉन्ग है। तो हमसे पूछा है कि आपका कौन कौन से यहाँ पर इनकरेक्ट वाला है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन ओनली सेकंड, सी। मेन प्रोविजन दिए हुए हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के। नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो नॉमिनेट किए जा सकते थे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा। मेंबर जो हैं ये रिकमेंड भी किए जा सकते थे यूनिवर्सिटी से, म्यूनसिपैलिटीज से, जमींदारों के द्वारा, मेंबर ऑफ कॉमर्स मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, ये सब। बजट जो है डिस्कस किया जा सकता था, क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते थे, ठीक है। लिमिटेशन क्या क्या थी कि ऑफिशियल जो थे वो मेजॉरिटी में थे, और नॉन ऑफिशियल वॉइस जो है एक तरीके से नक्कार खाने में तूती की आवाज़ साबित हुई। मतलब नॉन ऑफिशियल की बात जो है उसमें कोई ज़्यादा उसमें दम नहीं होता था, ना ही पार दिए गए उनको। बजट जो है केवल वोट किया जा सकता था, कोई अमेंडमेंट उसमें सजेस्ट नहीं किए जा सकते थे, ना ही उनको डिस्कस किया जा सकता था। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, और ना ही आंसर्स को डिस्कस कर सकते थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में कौन सा करेक्ट है बताना है। जो रिफॉर्म हुए थे काउंसिल एक्ट 1892 के तहत, उसको वेलकम किया गया था या फिर उसको स्वीकृति मिली थी कांग्रेस के सेशंस में, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा दिया गया था, और कहा था कि बताइए जब बजट के सृजन में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बजट के सृजन में जब योगदान भारतीयों का है, तो उनको नॉन ऑफिशियल की तरह क्यों रखा जाए, उनकी मेजॉरिटी क्यों नहीं होनी चाहिए, और बजट पर वो क्यों नहीं कह सकते हैं डिस्कशन कर सकते, या फिर उसमें अमेंडमेंट कर सकते, अमेंडमेंट की कोशिश कर सकते। तो ये है कुल मिला के, वेलकम नहीं किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था। वेलकम वर्ड यहाँ पर रॉन्ग है। उसके बाद है कि नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादियों ने डिमांड किया था कि सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे कि सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज चल रही थी, तो साम्राज्यवाद था उस समय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सेल्फ गवर्निंग लाइंस पर, ठीक है, वैसा इंडिया में होना चाहिए। नेशनलिस्ट की ये डिमांड रखी गई थी इस एक्ट के आने के बाद। ये सही है, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी सेकंड ओनली करेक्ट। बाकी एक्सप्लेनेशन में जो भी हमने बताया वो सब लिखा हुआ है कि कोई स्टेटमेंट करेक्ट है तो क्यों, इनकरेक्ट है तो क्यों। इसमें हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द डिमांड्स पुट फॉरवर्ड बाय द मॉडरेट्स ऑफ आईएनसी, यानी कि नरमपंथियों ने क्या डिमांड यहाँ पर रखी थी। इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, हाँ ठीक है, इन लोगों ने बोला था कि जिस तरीके से आप ब्रिटिश ऑफिशियल्स रखते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस के लिए, उसमें बहुत सारा उनको इन्वॉल्वमेंट यानी भत्ता देते हैं, क्योंकि वो अपना देश छोड़कर काम कर रहे हैं, यहीं के लोगों को रखेंगे वो कम सैलरी लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि सपोर्ट ऑफ एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी विच रिजल्टेड इन द अनेक्सेशन ऑफ बर्मा। बर्मा का अधिग्रहण किया गया था जो इस समय म्यांमार है, तो उस पर सपोर्ट किया था मॉडरेट्स ने, लिखा है, जबकि उन लोगों ने अपोज किया था। उनका मानना था कि युद्ध में बहुत तरह से भारतीयों का नुकसान है, महंगाई बढ़ रही है और खजाने पर बोझ डाला जा रहा है, जो अल्टीमेटली इंडियंस का था। डिमांड फॉर द बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर अब्रॉड इन अदर ब्रिटिश कॉलोनीज। तो अदर ब्रिटिश कॉलोनीज, ब्रिटेन का जहाँ पर भी साम्राज्यवाद चल रहा था, जैसे वहाँ इंडियंस को ट्रीट किया जाता था, वैसे ही यहाँ भी ट्रीट किया जाए, ठीक है, और वहाँ भी इंडियंस को अच्छे से ट्रीट किया जाए। तो ये डिमांड थी मॉडरेट्स की, सही है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा बी, 1 and 3 ओनली। तो कुछ पॉपुलर डिमांड यहाँ पर लिखी हुई हैं जो स्पेक्ट्रम में है। इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, क्रिटिसिज्म ऑफ एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी विच रिजल्टेड इन द एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, अटैक ऑन अफगानिस्तान। उसके बाद है कि उन लोगों ने कहा था कि वेलफेयर पर ज़्यादा खर्च होना चाहिए, जबकि ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे यहाँ पर लोग ब्रिटेन के, जबकि यहाँ के लोगों पर, क्योंकि पैसा यहाँ का था, यहाँ पर खर्च होना चाहिए इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चरल बैंक्स के लिए, इरिगेशन वर्क्स के लिए, ये सब बातें सुझाई गई थी मॉडरेट्स के द्वारा। डिमांड फॉर बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर अब्रॉड, तो मतलब यहाँ के लेबर को वहाँ ले जाते थे दूसरे ब्रिटिश कॉलोनीज में, और उनको वहाँ पर ऑपरेशन सहना पड़ता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इस पर भी रोक लगाई जाए, इस पर देखा जाए।
अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स में आ सकता है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, या और है लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी। तो कांग्रेस के कुछ क्रिटिसिज्म थे जो दिए गए थे, ये किन किन लोगों ने ये उन अपने अपने क्रिटिसिज्म दिए थे, ये पूछा जा सकता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं दिया था। ये किसने दिया था, यहाँ पर जो मिलाया हुआ है लाला लाजपत राय ने कहा था कि ये सेफ्टी वॉल्व की तरीके जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ब्रिटेन के लिए काम करने वाली है, ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिश सरकार का सेफ्टी वॉल्व ये बनेगी, ठीक है, ये कहा गया था। तो ये इस तरीके से मिलाएंगे, सामने ये गलत मिलाया हुआ है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रजनी पाम दत्त की थी, तो ये सही है। उसके बाद लाइटनिंग कंडक्टर किसने कहा था कांग्रेस को, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा सही मिलाया हुआ है बताना है, तो केवल आप देखेंगे ये वाला सही मिलाया हुआ है, बाकी क्रिस क्रॉस हो गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, सेकंड ओनली। हम लोग चैप्टर नंबर 11 पर आ चुके हैं, एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, 1905 से 1909 तक जो चलता है उसके फेज में ये चैप्टर। और इसका पहला सवाल है आपका, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन या मूवमेंट जो है ये कॉलोनियल एरा में साम्राज्यवादी शासनकाल में क्या चीज़ थी, किनका एसोसिएशन था, ये बताना है। तो क्या ये लिटरेरी मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, ऐसा कुछ नहीं। क्या ये स्प्लिंटर ग्रुप था या फिर गदर पार्टी का एक विभाजित हुआ धड़ा था, अमेरिका में बना था, नहीं। क्या ये कम्युनिस्ट ग्रुप था जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो रशिया में हुई थी उसके बाद अस्तित्व में आया था, ये भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये कुछ और ही है, इसके बारे में दिया हुआ स्पेक्ट्रम में, इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, जनरली कोई नहीं इसको पढ़ाता है, लेकिन हमारा मानना है कि ये आ सकता है एग्जाम में। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी 1935 में, और फिर कोलकाता में खुला था जुलाई 1936 में। और ये खुद को क्या कहते थे, प्रोग्रेसिव राइटर्स कहते थे। प्री पार्टीशन इंडिया यानी कि विभाजन से पहले अस्तित्व में आया था 1935 में। इनका मानना था कि एंटी इंपीरियलिस्टिक सरकार होनी चाहिए और लेफ्ट ओरिएंटेड होने चाहिए कुल मिलाकर के, यानी कि कैपिटलिज्म के खिलाफ ये लिखते थे। ये प्रमोट करते थे हर मानव में इक्वलिटी हो और सोशल इनजस्टिस को अटैक किया जाए, सोशल जस्टिस को इंश्योर किया जाए, ये इनके कुछ फीचर्स थे। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के बारे में स्टेटमेंट से चुनिए कौन सा यहाँ पर सही है। ही वॉज द को फाउंडर ऑफ एंग्लो वैदिक स्कूल अलॉन्ग विद दयानंद सरस्वती। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि दयानंद सरस्वती की हेल्प की थी इन्होंने नेशनलिस्ट एंग्लो वैदिक स्कूल या खोलने में, लेकिन ये इसके को फाउंडर नहीं कहलाए जा सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग हो गया। उसके बाद है कि ये को फाउंडर थे, मतलब फाउंडर थे पंजाब नेशनल बैंक की, ये सही है। उसके बाद ही हैज़ नेवर बीन द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आईएनसी के प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष कभी नहीं बने, ये बात रॉन्ग हो जाती है। स्पेशल सेशन जो हुआ था कलकत्ता में 1920 में, उसमें ये अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के तौर पर। तो ये वाला भी आपका रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, पूछा है कोड में, इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट है यहाँ पर 1 और 3, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी सही। अगला सवाल है मैडम भीकाजी कामा के बारे में। तो इन्होंने स्थापना करी थी पेरिस इंडियन सोसाइटी की, ये सही है। उसके बाद लिखा है कि ये सेक्रेटरी जनरल रह चुकी थी इंडियन होम रूल सोसाइटी की, ये रॉन्ग है। हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर ए, 1 ओनली। भीकाजी कामा के बारे में दिया हुआ है कि पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने करी थी, अकेले नहीं, कुछ लोगों के साथ मिलकर के, जैसे कि रीवा भाई राणा और मुंकेर शाह बुरजोरजी गोदर, और इन लोगों ने मिलकर के पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी। और नौरोजी और सिंह रीवा भाई और कामा ने सपोर्ट किया था ये इंडियन होम रूल सोसाइटी जो 1905 में खुला था श्यामजी कृष्ण वर्मा का। यहाँ पर केवल वर्मा लिखा हुआ है, वैसे इस पर क्वेश्चन भी आएगा आगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। इन इवेंट्स को अब आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है, कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है। डिपोर्टेशन ऑफ नाटू ब्रदर्स, नाटू ब्रदर्स लिखा जाता है, इनको आप चापेकर बंधु लिख सकते हैं, चापेकर ब्रदर्स। चापेकर ब्रदर्स में कितने भाई थे, 3 भाई थे, ठीक है, 1 2 3। तो इसमें सबसे बड़े थे दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण, और आपके थे वासुदेव। तो ये चापेकर ब्रदर्स थे। इनका योगदान क्या है इतिहास में, इन लोगों ने रैंड की हत्या की थी, WC रैंड की, ऑफिसर की। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया था कब, और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट कब आया था। अब इन इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा एग्जाम में,
कि क्या यहाँ पर सही होगा, कब ये हुआ था, कब ये हुआ था। तो आप एक अगर थोड़ा सा अनुमान लगाएं कि नाटू ब्रदर्स या फिर चापेकर ब्रदर्स ने ही रैंड की हत्या की थी, ठीक है। तो सबसे पहले रैंड की हत्या होगी और फिर इनका डिपोर्टेशन होगा, यानी कि इनको सज़ा मिली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के बाद 1 आएगा, ठीक है। 2 1 यहाँ पर क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ गई। तो ये वाला हो गया गायब, ये वाला हो गया गायब। तो इस तरीके से हमारा बी वाला सही हो जाता है। तो कभी कभी ये ट्रिक भी काम कर जाती है, आपको ज़रूर क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस में देखना चाहिए कि पेयर कहाँ बन रहा है। तो बस यहीं पर आप समझ गए कि 2 1 ही होगा, यानी कि सबसे पहले रैंड की हत्या होगी तभी तो इनको जो है सज़ा मिली होगी। बाकी स्पेक्ट्रम बुक में सब कुछ दिया हुआ है, हमने भी दे दिया। 1897 में नाटू ब्रदर्स जो है ये डिपोर्ट किए गए थे विदाउट ट्रायल। तिलक को इनको उकसाने की सज़ा मिली थी, ठीक है। सेडिशन का चार्ज उन पर लगाया गया था। असैसिनेशन ऑफ WC रैंड 1897 में ही हुआ था, लेकिन कुछ मंथ पहले। और 1898 में रिप्रेसिव लॉ आए थे, IPC सेक्शन 124A, जिसने जो है न्यू प्रोविज़न ला दिए थे। IPC सेक्शन 156A के तहत नंबर ऑफ मेंबर्स इन कलकत्ता कॉरपोरेशन वर रिड्यूस्ड। कलकत्ता कॉरपोरेशन के सदस्यों की संख्या घटा दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट्स आता है, सीक्रेट्स एक्ट आता है 1904 में कर्जन के टाइम, और इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट भी आता है कर्जन के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज सप्रेसिंग द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, स्पेशली मास एंड टेक्निकल एजुकेशन आफ्टर 1857 वॉर। ऑब्वियसली सही है। ब्रिटिशर्स को लगा था कि 1857 से पहले जो प्रयास किए गए थे वो एक तरीके से सहयोग करने वाले कारक बने 1857 की क्रांति के उपजने में। तो इस तरीके से 1857 के बाद देखा गया था कि एजुकेशन पर, कल्चरल डेवलपमेंट पर ब्रिटेन की सरकार कम ध्यान देना चाह रही थी, ठीक है। तो ये वाला हो गया सही। उसके बाद है कि मॉडरेट्स बिलीव करते थे कि मासेस हैड टू बी इन्वॉल्व्ड इन द बैटल अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट, की साम्राज्यवादी सरकार को उखाड़ फेंकने में हमें कहीं ना कहीं जनता के साथ की जरूरत पड़ेगी, सभी को आगे आना पड़ेगा, ऐसा मॉडरेट्स मानते थे। ये रॉन्ग है। ऐसा कौन मानता था? एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट तो ये रिप्लेस कर देते तो ये सही हो जाता। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जा रहा है। मॉडरेट्स ऐसा नहीं मानते थे, एक्सट्रीमिस्ट मानते थे, ये हो गया रॉन्ग। उसके बाद है कि मॉडरेट्स वर कॉन्फिडेंट दैट मासेस वर कैपेबल ऑफ मेकिंग द इमेंस सेक्रीफाइस नीडेड टू विन फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्र प्राप्ति में जो भी संघर्ष लगेगा वो करने को हमारी जनता तैयार है, ऐसा मॉडरेट्स मानते थे। एक बार फिर से यहाँ पर गलत है। ऐसा कौन मानता था? एक्सट्रीमिस्ट। तो ये वाला रॉन्ग हो गया और इस तरीके से आपका सेकंड भी रॉन्ग हो गया। हमसे पूछा नॉट करेक्ट कौन सा है, तो नॉट करेक्ट है आपका यहाँ पर 2 और 3, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओवरऑल बी। अभी इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, जो सबसे पहले हुआ था उसको सबसे पहले रखना है और फिर बाद में। इस तरीके से रंपा विद्रोह, इथोपियन विन ओवर इटली, इटली की हार, इथोपिया की जीत, बोर युद्ध और जापान की जीत हुई थी रशिया के ऊपर। इन इवेंट्स को मिलाना है और उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो आपको यहाँ पर कुछ ईयर पता होने चाहिए, 1-2 पता होंगे तो आप कर लेंगे। यहाँ पर सबके दिए हुए हैं कि इटली आर्मी हार गई थी इथोपिया से 1896 में, बोर युद्ध हुए थे आपके 1899 से 1902 तक, जापान की जीत हुई थी रशिया के ऊपर 1905 में, और रंपा विद्रोह हुआ था 1922 में। ट्राइबल अपराइजिंग थी, इसमें शामिल थे अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, गोदावरी की तरफ से, और मद्रास प्रेसिडेंसी में विद्रोह हुआ था। आंध्र प्रदेश से में ये हुआ था बेसिकली, जो आज के आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। इन पर फिल्म भी बनने वाली है, अगर आपने देखा हो, RRR करके फिल्म बनेगी अल्लूरी सीताराम राजू पर। तो इस तरीके से इनके ईयर हमने लिख दिए सामने सामने। अब आप इसमें आसानी से पहचान लेंगे। सबसे पहले 2 होगा, फिर उसके बाद जो इवेंट होगा वो होगा 3rd, उसके बाद आपका इवेंट होगा 4 और फिर होगा 1। इस तरीके से आप मैच कर देंगे। 2 3 4 1 हमको कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो हुई थी इंडियन स्ट्रगल में, जो कि जनरली देखी जाती है 1902 से लेकर 1912 तक, तो इसमें बताना है कि कौन सा वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है, यानी कि किस तरीके से हम उनकी कह सकते हैं निंदा नहीं कर सकते या फिर उनके तरीकों को गलत नहीं ठहरा सकते। तो ये एक तरीके का लॉजिकल क्वेश्चन है। दे अनरियलिस्टिकली बिलीव दैट बाय किलिंग फ्यू इंडिविजुअल ऑफिसर्स दे कुड फ्री द कंट्री। कुछ नेशनलिस्ट ग्रुप्स को लगता था कि कुछ इंडिविजुअल ऑफिसर्स को मार करके वो देश को आज़ादी दिला सकते हैं, जो कि गलत था और ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म है। तो ये वैलिड वाला हो गया।
ठीक है। उसके बाद है कि दे वर्क टू यूनाइट द मासेस एंड वर्कड इन लार्ज ग्रुप्स, तो लार्ज ग्रुप्स में काम किया और मासेस को, जनता को बांधने का काम किया, एकीकरण करने का काम किया। तो ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है, ये इनवैलिड जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है कि दे कुड नॉट रियलाइज दैट ऑल आर नॉट कैपेबल ऑफ वायलेंस, तो ये जो है ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म है बिल्कुल, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कभी कभी कि हर कोई वायलेंस वाला तरीका नहीं अपना सकता है। आम जनता को अगर एकजुट करेंगे तो हर कोई हथियार वहाँ पर नहीं चलाने को राजी होगा और ये फिजिबल नहीं रहेगा। तो ये एक आपका वैलिड क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो हमको बताना है कि नॉट वैलिड कौन सा है, तो नॉट वैलिड हो जाएगा आपका सेकंड ओनली, ऑप्शन नंबर ए। मिलिटेंट नेशनलिज्म का उदय जो ऐसे हुआ था, तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, इनको यहाँ पर आइडेंटिफाई हमको करना है। तो पहला है इमरजेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप, ट्रेंड लीडरशिप की शुरुआत, ये सही है। डिससेटिस्फेक्शन विद द अचीवमेंट एज वेल एज द मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स, मॉडरेट्स का अचीवमेंट भी बहुत खास नहीं लगा एक्सट्रीमिस्ट को, और ना ही उनकी मेथोडोलॉजी, मॉडस ऑपरेंडी, उनका तरीका कुछ भी समझ में नहीं आया एक्सट्रीमिस्ट को। इस वजह से उन लोगों ने अपना ही तरीका निकाला मिलिटेंट नेशनलिज्म का। उसके बाद है कि इम्पैक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन बढ़ रही थी धीरे धीरे, अवेयरनेस बढ़ रही थी लोगों में, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये भी कारण था, बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट से आक्रोश था ही युवाओं में, और युवाओं ने ही सबसे ज़्यादा मिलिटेंट नेशनलिज्म में पार्ट लिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 1, 2 और 3 आंसर हो जाएगा डी। जो कारण हमने डिस्कस किए उसके अलावा कौन कौन से पावर हैं, कि जापान एक एशियन कंट्री जो इंडस्ट्रियल पावर बन के सामने आया था और ब्रिटिशर्स को कोई नहीं हरा सकता, ये मिथ तोड़ दिया गया था। एबिसिनिया, जिसको हम आज इथोपिया के नाम से जानते हैं, उसने इटली को हराया। तो हमको ये पता चल गया था कि यूरोपियन जो है इनविंसिबल नहीं है, यानी कि अजेय नहीं है। यूरोपियन को अभी तक अजेय माना जा रहा था कि इनको कोई हरा ही नहीं सकता। तो जब इन छोटे छोटे देशों ने हराया यूरोपियंस को, तो यहाँ पर और मिलिटेंट नेशनलिज्म को हवा मिली। जापान ने रशिया को हराया 1905 में, और बोर वार में ब्रिटिशर्स ने जो है, मतलब ब्रिटिशर्स को हार का सामना करना पड़ा, या मुश्किल स्थितियों का सामना करना पड़ा था। अब हमको एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पर विचार करना है। विचारधारा क्या थी यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट की, चरमपंथियों की विचारधारा क्या थी। हैट्रेड फॉर फॉरेन रूल, ये विचारधारा थी, बिल्कुल विदेशी शासन के खिलाफ थे एक्सट्रीमिस्ट, ये सही है। उसके बाद है कि डिसबिलीफ इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ने हमेशा जो है मासेस को मजबूत माना है, कभी भी उन्होंने ये नहीं माना है कि मासेस जो है ये ब्रिटिशर्स से कमज़ोर हैं या फिर उनको हरा नहीं सकते। तो मासेस पर बिलीफ था एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का, डिसबिलीफ नहीं था। यहाँ पर जो वर्ड होना चाहिए वो है बिलीफ। उसके बाद है कि स्वराज्य उनका गोल था बिल्कुल, और एडवोकेसी ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, तो सेल्फ सेक्रीफाइस पर जोर दिया गया था और डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन पर जोर दिया गया था, यानी कि अनुमोदन और बाकी चीज़ों को छोड़ करके आप जो खुद कर सकते हैं सेल्फ सेक्रीफाइस, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जबकि मॉडरेट के केस में क्या था कि कभी भी सेल्फ सेक्रीफाइस पर जोर नहीं दिया गया था, ठीक है। यूनाइट होकर के पटिशन लिखना या फिर प्रोटेस्ट करना इस तक सीमित था। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक व्यक्ति जो है वीर क्रिया करेगा या फिर बलिदान देने को तैयार होगा, ऐसा मॉडरेट की आइडियोलॉजी में बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए। इन इवेंट्स को अब आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, जो जैसे पहले हुए थे उनको पहले रखना है। तो सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है, फिर इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट है, जिसके तहत तिलक को सजा हुई, फिर आपका सुरेश बनर्जी को जिससे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जिस एक्ट के तहत सजा हुई, इंडियन प्रेस एक्ट। ये सब जो दमनकारी प्रेस पर नियंत्रण करने वाले ये आपके एक्ट थे, इनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो एरिया है, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इससे आ सकता है आपके 2020 और 21 के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। तो इनके ईयर आप याद रखिएगा। सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट आया 1907 में, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 1908 में, और इंडियन न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट आया 1908 में, इंडियन प्रेस एक्ट आया 1910 में। तो इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना काफ़ी आसान है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सही होगा, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये कथन पूछ रहे हैं किसका है। इफ इट कुड बी सेड दैट दिस चैप्टर ऑफ रिफॉर्म्स led directly or indirectly to the establishment of a parliamentary system of India, one would have nothing at all to do with it। तो इसमें हमको बताना है ये कथन किसका था। ये कथन था आपका लॉर्ड मॉर्ली का। लॉर्ड मॉर्ली कथन ये किस बारे में कह रहे हैं, किस चैप्टर के बारे में कह रहे हैं रिफॉर्म के। तो ये बात कर रहे हैं एक्चुअली 1909 के काउंसिल एक्ट के बारे में। और उन्होंने कहा था कि जैसा कि स्वराज
की मांग की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। उन्होंने कहा था कि 1909 का एक्ट है, अगर किसी को लगता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को भविष्य में जाकर के क्रिएट कर देगा इंडिया में, तो इस एक्ट का पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्रिएट करने से कोई लेना देना नहीं है, ये कहा गया था इस कथन में सिंपली। द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ 1909 वर एम्ड एट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स या फिर काउंसिल एक्ट आया था, उसका लक्ष्य क्या था ये बताना है। तो डिवाइडिंग द नेशनलिस्ट रैंक, राष्ट्रवादियों के बीच फूट डालना, राष्ट्रवादियों के मध्य फूट डालना इसका उद्देश्य था, करेक्ट है। उसके बाद है चेकिंग द ग्रोथ ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस, जो बढ़ती हुई एकता थी उसको तोड़ने का काम करना, और सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की शुरुआत यहीं से होती है। अगर पूछ ले कि सबसे पहले जो है पृथक निर्वाचक मंडल कब लाए गए थे, तो 1909 एक्ट के तहत, ठीक है। सेपरेट इलेक्ट्रेट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। एन्यूलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, तो ये वाला जो है नॉट करेक्ट हो जाएगा। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा 1 और 2 ओनली, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। इसमें हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉज अबाउट द रीजन बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं कि 1915 के आसपास, 1910 से 15 के आसपास डिक्लाइन क्यों आने लगा था एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है। चरमपंथियों का दल जो है कमज़ोर क्यों पड़ने लगा था, ये बताना है। कौन कौन से उसके करेक्ट रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न दिया हुआ है कि तिलक को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया था, हाँ ये इसका रीज़न था। उनको डिपोर्ट कर दिया गया था बर्मा में 6 साल के लिए। रिटायरमेंट ऑफ लाला लाजपत राय फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, ये नहीं होगा। एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लिया था औरबिंदो घोष ने और बिपिन चंद्रपाल ने। औरबिंदो लेफ्ट फॉर अब्रोड, ये भी गलत है। लाला लाजपत राय विदेश गए थे, ना कि अरबिंदो, ठीक है। लाला लाजपत राय विदेश गए थे। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट वर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव पार्टी, यानी कि कांग्रेस से कह सकते हैं कि वहाँ से खुद को अलग तो कर लिया, लेकिन एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव पार्टी का सृजन नहीं कर पाए, तो ये इसका कारण था। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 और 4 ओनली, यानी कि सी। चैप्टर नंबर 12 पर हम लोग आ चुके हैं। फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज 1917। पहला यहाँ पर कथन है, मतलब पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें अभिकथन है और रीजन है। तो अभिकथन यानी कि असर्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रिवॉल्यूशनरीज क्रिएटेड अ वायलेंट मास रिवॉल्यूशन थ्रू आउट द कंट्री, यानी पूरी कंट्री में। सबवर्ट द लॉयल्टीज ऑफ द आर्मी, यानी कि आर्मी की लॉयल्टी को खत्म करके एक तरीके से उनको विद्रोही बना करके एक वायलेंट मास रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। ये जो है एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। आप कहेंगे कि रॉन्ग क्यों है, स्पेक्ट्रम में दिया है, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है। क्रिएटेड यहाँ पर वर्ड है, जबकि स्पेक्ट्रम में साफ साफ लिखा हुआ है कि इम्प्लीमेंट ये नहीं हो पाई थी चीज़, ठीक है। ऐसा चाहते तो थे कि करेंगे इस तरीके से, सबवर्ट करेंगे आर्मी के लॉयल्टी को और एक बड़ा विद्रोह करेंगे, लेकिन ऐसा इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाया था, अस्तित्व में ये चीज़ नहीं आ पाई थी, तो ये हो गया रॉन्ग। उसके बाद है कि दे ऑप्टेड टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द रशियन निहिलिस्ट, यानी कि राष्ट्र मतलब वहाँ पर जो शून्यवादी काम कर रहे थे, निहिलिस्ट का मतलब होता है शून्यवादी, रशियन शून्यवादियों की राह पर और आयरिश राष्ट्रवादियों की राह पर चलने का प्लान बना रहे थे अर्ली रिवॉल्यूशनरीज जो थे इस फेज में। तो ये वाला करेक्ट हो गया, ये वाला नॉट करेक्ट हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ए इज अनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द फैक्टर्स ऑफ द इमरजेंस ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म इन अर्ली 20th सेंचुरी। तो अर्ली 20th सेंचुरी में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म के इमर्ज होने की, उसके उदय होने का क्या कारण नहीं हो सकता, ये बताना है। पहले लिखा हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद है कि लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कि जब दोनों ही यहाँ पर फैक्टर हैं इमरजेंस ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म के, तो कोई भी गलत नहीं है। स्वदेशी मूवमेंट का फेल होना, स्वदेशी मूवमेंट के फेल होने के बाद आप देखते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिजल आउट कर जाती है, या फिर महात्मा गांधी जब उसको खत्म कर देते हैं चौरी चौरा के बाद, तब कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्वदेशी के बाद और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद ये देखने को मिलता है इफेक्टिव लीडरशिप की कमी थी। इफेक्टिव लीडरशिप जब होती है तो कोई भी एक्टिविज्म को प्रमोट नहीं करता है कि आप हत्याएं करो या फिर आप लूटपाट करो। इफेक्टिव लीडरशिप कभी भी प्रमोट नहीं करेगी। तो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस लोग कर रहे थे, इस वजह से हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म के उदय होने का कारण था। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी।
जो हमने आपको चीज़ बोल कर समझाने की कोशिश की है वो यहाँ पर आपकी राइटिंग में भी है। जो हमारे पेड ग्रुप के सदस्य होते हैं उनको ये मिल जाता है और उनको वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेथड फॉलोड बाय द रिवॉल्यूशनरीज इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि कौन सा वो मेथड फॉलो नहीं करते थे रिवॉल्यूशनरीज। तो इसमें इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन है, किसी अधिकारी का मर्डर कर देना, किसी पर हमला कर देना, बम फेंक देना, ये करते थे। असैसिनेशन ऑफ अनपॉपुलर ऑफिशियल्स एंड ट्रेटर्स, यानी कि गद्दारों का और अनपॉपुलर ऑफिशियल्स, यानी कि लोगों में जो कह सकते हैं जिसकी छवि ऑफिसर की खराब थी, क्रूएल थी, उसकी हत्या कर देने का काम करते थे, ये भी सही है। उसके बाद है कि स्वदेशी डकैती डालते थे फंड इकट्ठा करने के लिए, ये भी सही है। पीसफुल मार्च और गैदरिंग, ये बिल्कुल इलॉजिकली है और इनकरेक्ट भी है। आपने देखते ही समझ लिया कि जब इतनी सारी एक्टिविटीज़ आपकी वॉयलेंस से रिलेटेड हैं तो पीसफुल मार्च क्यों निकालेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर ए। सीक्रेट सोसाइटीज, जो गुप्त संगठन खुल रहे थे बंगाल में, उनके बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला है कि कलकत्ता का स्टूडेंट कम्युनिटी जो है हनीकॉम्ब था, यानी कि बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज में बुना हुआ था, ये करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमथनाथ मित्र और जतीन नाथ बनर्जी ने की थी और उसमें और भी लोग शामिल थे, बरेंद्र कुमार घोष वगैरह, करेक्ट है। उसके बाद है कि देवर एडवांस्ड एंड इंक्लूडेड ऑर्गेनाइजिंग मिलिशिया मेंबर्स, यानी कि कट्टरपंथी लोगों को तैयार करने का काम इन लोगों ने किया, रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन करने का काम किया। शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ था, शुरुआत में खाली फिजिकल ट्रेनिंग और मॉरल ट्रेनिंग दी जाती थी। इन ग्रुप्स के द्वारा कोई भी जो हथियार वगैरह नहीं इकट्ठा किए जाते थे, ना ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, 1 and 2 ओनली, थर्ड वाला नॉट करेक्ट है, डी। बारिसाल कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में आपको बताना है कि ये क्या था, कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसके बारे में आपके सही हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि एम्ड एट इंसाइटिंग रिवोल्ट अगेंस्ट राज, ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह करना इसका उद्देश्य था। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि सारे अभियुक्तों को फांसी दी गई थी, ये इनकरेक्ट है। कुछ को फांसी दी गई थी, कुछ को उम्र कैद की सजा दी गई थी और कुछ को 7 साल और 10 साल की सजा भी दी गई थी। ठीक है, सभी को फांसी नहीं हुई थी कुल मिलाकर के। उसके बाद है कि अमृत बाजार पत्रिका को सम्मन भेजा गया था, इसके संबंध में जो उन्होंने एडिटोरियल लिखे थे उसके बारे में। ठीक है, तो ये भी सही है, ये वाला रॉन्ग है खाली। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका 1 and 3 ओनली, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना है आपको कि खुदीराम बोस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो बोस इज नोन टू बी द यंगेस्ट मार्टियर टू बी हैंग्ड, यानी कि फांसी दी मतलब जिनको फांसी दी गई थी उसमें से सबसे कम उम्र के शहीद ये थे। ठीक है, जिन शहीदों को फांसी दी गई उनमें सबसे कम उम्र के खुदीराम बोस थे। इनकी एज करीब जो है 19 वर्ष बताई जाती है। उसके बाद ये है कि बोस ने जो है बॉम्ब फेंका था जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी में, जब किंग्सफोर्ड वहाँ पर उपस्थित थे। किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान था लेकिन किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में थे नहीं। एक्चुअली 2 लेडीज़ यहाँ पर मारी गई थी। ठीक है, और इनमें शामिल थे इस बॉम्बिंग में प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी, तो इस तरीके से ये अरेस्ट से बच गए थे। खुदीराम बोस को अरेस्ट किया गया था इसमें। और आखिरी है कि बोस जो है ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में भी शामिल थे, ये हो जाता है यहाँ पर रॉन्ग। तो हमारा यहाँ पर केवल एक करेक्ट बच रहा है, ओनली 1 करेक्ट। तो यहाँ पर ओनली 1 करेक्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ओनली 1, बाकी ये सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। कौन सा यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच्ड है, अब आपको यहाँ पर बताना है। नॉट करेक्टली मैच्ड यहाँ पर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस है, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस है और फिर कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर में प्रफुल्ल चाकी शामिल थे, ये बिल्कुल गलत है। और दिल्ली में अरबिंदो घोष नहीं शामिल थे। मुजफ्फरपुर में जो है प्रफुल्ल चाकी और अभी हमने जिनकी बात की खुदीराम बोस शामिल थे, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। हमारा करेक्ट आंसर बच रहा है 4 वाला। जो लोग कानपुर के बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में शामिल थे उसमें मुजफ्फर अहमद हैं, नलिनी गुप्ता हैं और भी लोग हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्टली नहीं मैच्ड है, ए वाला, यानी कि आपका 1, 2, 3। तो कौन सी कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन इन्वॉल्व है। किंग्सफोर्ड को मारने के लिए जो कॉन्स्पिरेसी गढ़ी गई थी, मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग जिसको बोलते हैं, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे। खुदीराम बोस जो है पकड़ में आ गए थे, प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी। उसके बाद अनुशीलन ग्रुप जो है अरेस्ट किया गया था, घोष ब्रदर्स यानी कि अरबिंदो घोष और बरेंद्र कुमार घोष। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको गिरफ्तार किया गया था, फिर बाद में बरी हो गए थे। उसके बाद
रास बिहारी घोष और सचिन सान्याल ने जो है एक बॉम्बिंग की थी वॉइसरॉय हार्डिंग पर, हालांकि वो बच गए थे बाद में, ऑफिशियल एंट्री हो रही थी दिल्ली दरबार में तब, ठीक है। हार्डिंग वॉज इंजर्ड बट नॉट किल्ड। तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल हुआ था रास बिहारी बोस और सचिन नाथ सान्याल या फिर सचिन सान्याल पर, और जो मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, इनको जेल हुई थी कानपुर बोल्शवी कॉन्स्पिरेसी केस में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जिमरमैन प्लान। तो जिमरमैन प्लान कुछ लोगों को लगता है कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बीपीएससी का जो पेपर हुआ था, बीपीएससी 65th का जो पेपर हुआ था एक्चुअली फेब मंथ में, दिव्यांगों के लिए अलग से पेपर जो हुआ था, उसमें जिमरमैन प्लान से रिलेटेड डायरेक्टली एक क्वेश्चन था। उसमें पूछा था कि कौन कौन से लोग जिमरमैन प्लान से एसोसिएटेड हैं। तो सबसे पहले उसी का आंसर दे देते हैं। रास बिहारी घोष उसमें शामिल थे और जतिन मुखर्जी शामिल थे, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से हम लोग जानते हैं, बालासोर में जिनकी हत्या हुई थी, मतलब मुठभेड़ में मारे गए थे। और जिमरमैन प्लान क्या सक्सेसफुली हो पाता है? नहीं, ये फिजल आउट कर जाता है, क्योंकि कंसाइनमेंट मिल ही नहीं पाया था जर्मनी से, प्लान लीक कर दिया था किसी ट्रेटर ने, गद्दार ने। तो पहला यहाँ पर हमारा सवाल है कि इट वॉज टू ट्रिगर प्लान इंडियन म्यूटिनी टू थ्रो अवे द राज, यानी कि ब्रिटिश राज को पूरी तरीके से खत्म करने का यहाँ पर प्लान था और जर्मन लोगों को यहाँ पर शामिल करके घेराबंदी करनी थी फोर्ट विलियम्स की। तो ये करेक्ट है। उसके बाद है कि गदर पार्टी के लोग इसमें शामिल थे, बिल्कुल शामिल थे, वही जर्मनी से ऑपरेट करना चाहते थे। कॉन्स्पिरेसी रिजल्टेड इन द हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी ट्रायल, नहीं, हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी ट्रायल नहीं हुआ था, ठीक है, ये इससे एसोसिएटेड नहीं है। जिमरमैन प्लान एक्चुअली वर्क ही नहीं कर पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें कौन कौन से करेक्ट है ये बताना है। तो करेक्ट है यहाँ पर 1 and 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म जो चला था, इसके बारे में बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट एक बार फिर से आपके करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इमर्ज्ड एज अ लीगेसी ऑफ स्वदेशी बंगाल मूवमेंट है। स्वदेशी बंगाल मूवमेंट के आउटकम के रूप में हम इसको मान सकते हैं, ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन द एजुकेटेड यूथ फॉर जनरेशन और मोर, बिल्कुल इम्पैक्ट तो रहा था। उसके बाद है कि सेक्युलर मूवमेंट था या फिर सेक्युलर एक्टिविटीज़ थी और मुस्लिम यूनिटी देखी गई थी, मुस्लिम रिवॉल्यूशनरीज भी हिंदुओं के साथ आए थे, ऐसा नहीं हुआ था। ज़्यादातर अपर कास्ट हिंदू रिवॉल्यूशनरीज ही थे इस फेस में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म हुआ। उसके बाद कि वाइड इंटर सोशल का बेस देखा गया बंगाल में। हाँ बिल्कुल, अपर कास्ट सवर्ण लोग ही शामिल थे क्रांतिकारियों में, यहाँ पर दलितों को नहीं शामिल किया गया था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। रामोसी विद्रोह के बारे में अब आप कथन चुनिए। यहाँ पर पहला है कि अटेम्प्ट टू रिड ऑफ द कंट्री ऑफ द ब्रिटिश बाय इंस्टिगेटिंग एन आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि सैन्य विद्रोह करके ब्रिटिशर्स से भारत को स्वतंत्र कराने का इनका उद्देश्य था, करेक्ट है। डिस्ट्रप्टेड कम्युनिकेशन लाइन को डिस्टर्ब किया था इन्होंने, सही है। इट होप टू रेज फंड फॉर इट्स एक्टिविटीज थ्रू डोनेशंस फ्रॉम फॉरेन लैंड, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। फॉरेन लैंड से डोनेशन की होप इन्होंने नहीं की थी। इनका मानना था कि डकैती से जो है हम लोग इसको रेस करेंगे फंड को, लेकिन इसको प्रीमेच्योरली ही मूवमेंट को दबा दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, बहुत लंबे समय तक ये नहीं चल पाया था। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आंसर नंबर डी, 1 and 2 ओनली। मित्र मेला की स्थापना किसने की थी या फिर मित्र मेला को ऑर्गेनाइज किसने किया है बताना है। मित्र मेला को ऑर्गेनाइज करने का काम किया था सावरकर ब्रदर्स ने। वैसे अगर वीडी सावरकर दिया हो तो वो भी करेक्ट होगा आपके आंसर में, अगर सावरकर बंधु दिया हो तो वो भी करेक्ट होगा, सावरकर बंधु। ये इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, दो ये भाई थे, इन लोगों ने शुरू किया था मित्र मेला, जो फाइनली अभिनव भारत में मर्ज हो गया था, ठीक है। अभिनव भारत की स्थापना की थी सावरकर ब्रदर्स ने। अभिनव भारत के बारे में हाईलाइट अगर ध्यान रखनी है तो AMT जैक्सन के बारे में ध्यान रखिए। AMT जैक्सन की हत्या की थी अनंत लक्ष्मण कानरे ने, जो कि अभिनव भारत से जुड़े हुए थे। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पंजाब। पंजाब में एक्सट्रीमिज्म का कॉज या फिर उदय होने का क्या क्या कारण था यहाँ पर बताना है। फ्रीक्वेंट फेमाइन्स करेक्ट है, राइज इन लैंड रेवेन्यू ये भी करेक्ट है, कम्युनल वायलेंस नहीं है, बाय द इवेंट्स ऑफ बंगाल, बंगाल के इवेंट्स को देखते हुए वायलेंस प्रभावित हुई। 1 to 4 यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। पंजाब में एक्सट्रीमिज्म के कुछ कारण यहाँ पर लिस्टेड किए गए हैं, फ्रीक्वेंट फेमाइन्स और जो बार बार लैंड रेवेन्यू बढ़ा रही थी सरकार, वो इरिगेशन टैक्स बढ़ाया जा रहा था, बेगार करवाया जा रहा था जमींदारों से, और बंगाल के इवेंट्स को देखते हुए।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग अजीत सिंह? अजीत सिंह यानी कि जो भगत सिंह के चाचा हैं, उनके बारे में बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहला है कि अजीत सिंह ने पंजाबी निकाला था। पंजाबी का पर्पस था सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है कि ही ऑर्गेनाइज्ड द एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन ए मोहसिबन ई वतन, अंजुमन ए मोहसिबा ए वतन लाहौर में। एक्चुअली यहाँ पर करेंगे करेक्शन, ये पंजाबी जो है ये अजीत सिंह नहीं लाए थे, ये लाए थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। उसके बाद है कि अंजुमन मोहसाबिन वतन जो है लाहौर में इन्होंने खोला था, सही है। उसके बाद भारत माता जर्नल इन्होंने निकाली थी, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3 यानी कि बी। पंजाबी जो है लाला लाजपत राय का था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड? तो नॉट करेक्टली मैच्ड को यहाँ पर पहचानना है। तो एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इवेंट या फिर मैगजीन दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए व्यक्तित्वों के नाम दिए हुए हैं। तो पहला है श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशलॉजिस्ट इन्होंने निकाला था, ये सही है। और इंडियन सोशलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना करी। मदन लाल धींगरा करजन वाइली की हत्या इन्होंने की थी, ठीक है। उसके बाद वी.डी. सावरकर, ये नासिक कॉन्स्पिरेसी केस जुड़े हुए हैं। उसके बाद है कि मैडम भीखाजी कामा ने निकाला था भारत माता मैगजीन, ये सही है यहाँ पर। तो ये दोनों जो है नॉट करेक्टली मैच्ड होगा। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 और 4 ओनली, सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशलॉजिस्ट जर्नल निकाली थी और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। मैंने शायद बोल दिया कि इंडियन सोशलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, नहीं, ये था इंडियन होम रूल सोसाइटी और ये था इंडियन सोशलॉजिस्ट इनका जर्नल। उसके बाद वंदे मातरम मैगजीन निकाली थी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने। और नासिक कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़े हुए हैं वी.डी. सावरकर।